नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं इस साहित्य के सिलसिले में। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की और हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं की। देखिए, हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा। हमने देखा कि कैसे भारतेंदु युग में अनेक प्रकार की गद्य विधाओं का उद्भव हमें देखने को मिलता है। देखिए, टोटल 14 गद्य विधाएं हैं हिंदी साहित्य में जो हमें देखने को मिलती है, जिसमें रिपोर्टार्ज, संस्मरण, यात्रा वृतांत, ये रेखा चित्र, मतलब 14 प्रकार की टोटल विधाएं हैं। नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सभी मिला के टोटल 14 प्रकार की विधाएं हमें पढ़नी होती है। उसमें से हमने कहानी, उपन्यास, नाटक, इन सभी विधाओं को पढ़ लिया और हम आज जो दूसरी विधा पढ़ने जा रहे हैं उस विधा का नाम है संस्मरण। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, संस्मरण। संस्मरण का मतलब क्या होता है? सम्यक स्मरण। देखिए, सम्यक घन स्मरण, जब इसका संधि विच्छेद किया जाता है तो ये जो शब्द है ये खुद ही अपने अर्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करता हुआ दिखता है। देखिए, संस्मरण का मतलब होता है किसी चीज को किसी पर्टिकुलर समय पे याद करना या कभी याद कर लेना किसी चीज को, वही संस्मरण कहलाता है। और संस्मरण जो होता है वह लेखक के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ होता है, उससे बहुत ही ज्यादा अटैच चीजें होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूं कि ये मेरा चश्मा है। अगर मैं कुछ चश्मे के बारे में कहूंगा तो मैं अपने भावों को चश्मे के साथ ऐसा जोड़ूंगा कि मतलब मेरी जो विशेषताएं हैं वह उभर कर आएंगी और इस चश्मे के बारे में भी मुझे पता लगेगा। तो ये होता है संस्मरण। वहीं एक और विधा साहित्य में रेखा चित्र के नाम से जानी जाती है, जिसको हम स्केच भी कहते हैं इंग्लिश में। और रेखा चित्र को शब्द चित्र और आदि नामों से भी जाना जाता है। उस विधा पे भी हम बात करेंगे इसके अगली कड़ी में, लेकिन आज हमें जो बात करनी है वह है संस्मरण। देखिए, संस्मरण और रेखा चित्र, मैंने रेखा चित्र का नाम क्यों लिया? क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि रेखा चित्र और संस्मरण दोनों एक ही विधा है और इसमें भेद कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो देखिए, संस्मरण जो होता है लेखक के निजी व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ होता है, वहीं जो रेखा चित्र होता है वह लेखक के निजी व्यक्तित्व से नहीं जुड़ा हुआ होता है। वह मतलब उसको पता होता है किसी चीज के बारे में, लेकिन वह उसके साथ कभी मिला नहीं, घुला नहीं, मतलब इस प्रकार का रेखा चित्र होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए और रेखा चित्र और संस्मरण दोनों में बहुत भेद है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमें संस्मरण के बारे में पढ़ना है। संस्मरण में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे हमें बात करनी है और देखेंगे हम कि संस्मरण में किन किन चीजों का जो प्रयोग है और जो सबसे पहली संस्मरण रचनाएं हैं वह कौन सी हमें देखने को मिलती है। देखिए, मैं बात जो कर रहा हूं आज संस्मरण विधा की, तो देखिए इसको हम समझते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संस्मरण, 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 तो संस्मरण को अभी हम समझेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, संस्मरण, संस्मरण को हम कई नामों से जानते हैं। देखिए, इसके लिए अन्य नाम क्या क्या प्रयोग होते हैं इसको भी हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले संस्मरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, इसका अर्थ लिख लीजिए। सम्यक स्मरण मतलब किसी पर्टिकुलर समय में याद करना, सम्यक किसी चीज की याद आ जाना, सम्यक स्मरण, सम्यक स्मरण, सम्यक स्मरण, सम्यक स्मरण ही संस्मरण है। ठीक है, तो सम्यक स्मरण ही संस्मरण है। और यह जो होता है यह स्मरण, यह स्मरण व्यक्ति, ये जो यादें होती है ना, देखिए किस किस चीजों के साथ जुड़ी होती है इसको भी समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, ये किसी व्यक्ति के साथ ही जुड़ी है तभी संस्मरण है। नहीं, ये जो होता है ना, देखिए ये किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, मतलब किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी यादें हो सकती है, किसी घटना के साथ जुड़ी यादें हो सकती है कि मतलब कोई घटना हो सकती है या कोई दृश्य हो सकता है, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज हो सकता है कि हमने उस चीज को देखा और हमें वह आज तक याद है, या किसी का भी हो सकता है, मतलब इनमें से किसी का भी हो सकता है। व्यक्ति, घटना, दृश्य इत्यादि से जुड़ी होती है। अच्छी बुरी यादें संस्मरण का कथ्य बनती हैं। जो अच्छी और बुरी यादें होती हैं वही इसकी कथ्य वस्तु या कथा वस्तु बनती है, जिसके बारे में हम संस्मरण में लिखते हैं या अपनी बातों को लिपिबद्ध करते हैं। देखिए,
हमें ये समझना है कि ये जितनी भी गद्य विधाएं हैं, गद्य विधाओं का आरंभ जैसे कि आपको पता ही है कि भारतेंदु युग में हुआ। तो भारतेंदु युग में ही ये जो 14 प्रकार की गद्य विधाएं हैं वह हमें देखने को मिलेंगी, और उसका आरंभ भारतेंदु काल से ही देखने को मिलेगा, और संस्मरण भी उसमें से एक है। तो देखिए, आमतौर पर नकारात्मक पक्ष को अनदेखा कर उज्जवल पक्ष को ही प्रस्तुत किया जाता है। संस्मरण में क्या है कि जो नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव मूवमेंट्स हैं, उनको हटा दिया जाता है, कम मतलब उन पे बल दिया जाता है। वही जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो पॉजिटिव थिंकिंग मतलब जो अच्छे वक्त है, उसको ज्यादा उल्लेखित किया जाता है। देखिए, संस्मरण केवल उसी व्यक्ति, घटना, दृश्य आदि का लिखा जा सकता है जिसके साथ लेखक का व्यक्तित्व संबंध रहा है। मतलब जिसके साथ लेखक ना खुद से जुड़ा है। जैसे कि अगर मैं संस्मरण लिखूंगा, तो ये जो चश्मा है ना, मेरा चश्मा, इसके साथ मैं काफी लंबे समय से रह रहा हूँ, इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं अब इसके बारे में लिख सकता हूँ कि हाँ, वो जो मेरा चश्मा था, उसको जब मैं पहनता था तो मुझे मतलब बहुत अच्छी अनुभूति होती थी, मुझे साफ दिखता था और मेरे पास सूट करता था। मतलब कई चीजें मैं बता सकता हूँ अपने चश्मे के बारे में, और इसमें मैं जो अपने भाव व्यक्त करूंगा वह मेरे भाव व्यक्त हो रहे हैं किसके बारे में, चश्मे के बारे में। तो यही संस्मरण है कि जो संस्मरण लिखने वाला है ना, उसका व्यक्तित्व व्यक्तिगत रूप से उस चीज से जुड़ा है। जैसे कि अगर ये जो मार्कर है इसके बारे में भी मैं लिखूं, तो मार्कर मेरे साथ है तो इसके बारे में भी लिखूंगा, तो वो सब संस्मरण ही आएगी। रेखा चित्र में ये चीज नहीं होती, लेखक उससे व्यक्तिगत तौर से नहीं जुड़ा होता है और लेखक उसके बारे में लिख देता है। जैसे कि रेखा चित्र में अगर हमें गांधी जी के बारे में लिखना है, तो गांधी जी के बारे में हमने सुना है तो हम लिख सकते हैं उस आधार पर, और हम लिख भी देते हैं। तो रेखा चित्र एक तरह से स्केच होता है, तो उसको खींचना आसान होता है। संस्मरण थोड़ा ऊपर लेवल की बात है, ठीक है। तो संस्मरणों में लेखक का निजी व्यक्तित्व भी उभरता है। मतलब लेखक के जो विचार है, लेखक की जो वाक शैली है, वाक्य मतलब सोचने की शैली, या उसके क्या विचार किस वक्त में कैसे आते हैं, वो उभरता है, और यह बहुत ही अच्छा लगता है। जो उनकी रुचि अरुचि, राग द्वेष आदि से संबद्ध टिप्पणियों के माध्यम से व्यक्त होता है। हमें लेखक के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है संस्मरण से, कि अगर कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति जब कोई रचना कर रहा है और किसी रचना में जब वो अपनी बातों को प्रस्तुत करेगा, तो उससे क्या हमें पता लगेगा ना कि ये जो रचनाकार है उसकी सोचने की शक्ति कितनी है, वो कितना अच्छा सोच सकता है, या उसमें कितनी पॉजिटिव चीजें देख सकता है। तो उससे क्या है, लेखक का जो व्यक्तित्व है ना, वह उभर के आता है। तो संस्मरण लेखन में हमें ये देखने को मिलता है। देखिए, संस्मरण को जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम चार भागों में पढ़ते हैं, इसको हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए कौन कौन से भाग हैं जिसको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। देखिए, इसको सबसे पहले हम, जैसे कि हम काल को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम इसको भारतेंदु युग में पढ़ते हैं। भारतेंदु युग से ही सारी गद्य विधाओं का आरंभ हुआ है ना, तो भारतेंदु युग। दूसरा कौन सा रहेगा, द्विवेदी युग, भारतेंदु, उसके बाद द्विवेदी, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और तीसरा युग कौन सा होगा, गांधी युग और स्वातंत्रता युग, गांधी युग। देखिए, इसमें छायावादी युग नहीं आया, इसमें क्या आया, गांधी युग आया संस्मरण में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको लिखा कि ताकि आपको पता लग सके कि इसके अंतर्गत गांधी युग आ रहा है, ना कि छायावाद। छायावाद का जो टाइम पीरियड है वो तो बहुत लंबा है, लेकिन इसके अंतर्गत ये चीजें आ रही हैं। और देखिए, स्वतंत्रोत्तर युग, स्वतंत्रता के बाद का युग, ठीक है, स्वतंत्रोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग मतलब स्वतंत्रता के बाद का जो समय है ना, स्वतंत्रोत्तर युग। देखिए, इसके टाइम पीरियड को भी हम देख लेते हैं, ये सब जो समय है ये कब से कब तक माना जाता है। तो जो हमारी क्लियरेंस है टॉपिक के प्रति, वो अच्छी बनी रहती है, और कभी कभी सवाल भी आ जाते हैं कि मतलब इनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक माना जाता है। ये देखिए, ये जो स्वतंत्रता के बाद वाला है, जैसा कि आपको पता है 1947 में हमारी स्वतंत्रता हुई, और इसके बाद जितने भी लिखे गए संस्मरण, ये इसके बाद के जितने भी संस्मरण है इसके अंतर्गत आते हैं। वही जो 1918 से 1947 तक जो लिखे गए, वे गांधी युग में आते। देख रहे हो कि 1918 से 1947 तक। वही छायावाद कब खत्म हो जाता है, छायावाद खत्म हो जाता है 1936 में। इसलिए हमने इस युग को क्या नाम दिया, गांधी युग।
क्योंकि गांधी जी 1915 में ही भारत में आके मूवमेंट करने लग गए थे। वहीं द्विवेदी युग का आपको समय पता ही है। द्विवेदी युग का समय क्या है? 1900 से 1918, 1900 से 1918, 1900 से 1918, 1900 से 1918। और उसके बाद जो हमें एक और युग देखने को मिलता है वह है 1868। देखिए 1868 से माना गया है यहाँ पे भारतेंदु युग। और आपको पता होना चाहिए कि कवि वचन सुधा जो भारतेंदु जब 18 वर्ष के हुए तो उन्होंने एक पत्रिका में संपादन मतलब लिखना आरंभ किया जिसका नाम था कवि वचन सुधा। जब ये 18 वर्ष के हो गए थे तब से ही इस काल को इसमें माना गया है, तो वरीयता दी जा रही है इसमें 1858 को। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। कई बार भारतेंदु युग जो है वह 1850 से ना मान करके 1858 भी मान लेते हैं, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि जो भारतेंदु युग है, जब भारतेंदु ने अपनी पत्रिका में मतलब कवि वचन सुधा में लेखन कार्य आरंभ किया तभी से उनका युग माना जाता है, भारतेंदु युग माना जाता है। और आधुनिक काल का प्रारंभ भी उसी काल से माना जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना और चीजों को समझने की कोशिश करना। अब देखिए कि भारतेंदु युग तो है, लेकिन भारतेंदु युग में हमें किस प्रकार की संस्मरण देखने को मिलेंगे। देखिए क्या है, हिंदी गद्य साहित्य की दूसरी विधाओं की तरह संस्मरण लेखक का प्रारंभ भी भारतेंदु युग में ही होता है। सारी विधाएं जो है भारतेंदु युग में ही, मतलब आधुनिक विधाओं में जो भी विधाएं हैं सारी का प्रारंभ हमें भारतेंदु युग से देखने को मिलता है। देखिए भारतेंदु ने स्वयं एक अपना ग्रंथ लिखा। भारतेंदु ने खुद ही, यहाँ पे मैं कर देता हूँ भारतेंदु, है ना। भारतेंदु ने खुद ही एक अपना एक वो लिखा। भारतेंदु ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती और कुछ जग बीती, कुछ आप बीती और कुछ आप बीती और जग बीती, कुछ आप बीती, कुछ आप बीती, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, कुछ कुछ जग बीती, जग बीती, कुछ जग बीती नाम से एक संस्मरण ग्रंथ की रचना की। तो हमें देखने को मिलता है कि भारतेंदु ने सबसे पहले मतलब भारतेंदु युग में हमें भारतेंदु ने स्वयं ही एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जो बताती है कि मतलब संस्मरण का आरंभ हमें देखने को मिलता है। वही देखिए हम देखेंगे कि जो इस युग में और अन्य संस्मरण लिखने वाले या अन्य रचनाकार हैं वह किस प्रकार के संस्मरण लिख रहे हैं और वो क्यों लिख रहे हैं, वो किससे प्रभावित होकर लिख रहे हैं। देखिए बाल मुकुंद गुप्त इस युग के दूसरे उल्लेखनीय संस्मरण लेखक है। दूसरे नंबर पे अगर हम भारतेंदु युग में देखना चाहे तो वह कौन है? वह है बाल मुकुंद गुप्त। दूसरे नंबर पे कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद, हाँ बाल मुकुंद, बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। देखिए बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त जो है दूसरे, हाँ दूसरे संस्मरण लेखक है। दूसरे संस्मरण लेखक है कौन से युग के? दूसरे संस्मरण लेखक है भारतेंदु युग के लेखक। दूसरे संस्मरण लेखक है कौन से युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं। कंफ्यूजन देखिए कहीं पे भी मत रखिएगा, जो भी डाउट हो यहीं पे क्लियर करते चलिए और चीजों को थोड़ा स्थिर रूप से समझने की कोशिश कीजिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। और मैंने इसमें नोट्स में मैंने उन चीजों को हाईलाइट कर रखा है जो जो चीजें मुझे आपको बतानी है। तो देखिए ये तो था मतलब संस्मरण में भारतेंदु युग में हमें यही दो लेखक देखने को मिलते हैं और ये देखने को मिलते हैं। देखिए बाल मुकुंद गुप्त इस युग के दूसरे उल्लेखनीय संस्मरण लेखक हैं। उन्होंने अपनी संस्मरण दिवंगत आत्माओं को समर्पित करके लिखी है। मतलब जितने भी दिवंगत लोग हैं ना उन्हीं को समर्पित करके बाल मुकुंद गुप्त ने अपनी रचनाएं की है। वहीं अब बात आती है द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग में हम क्या देखेंगे? द्विवेदी युग में ये भारतेंदु युग हो गया। अब हमें द्विवेदी युग की बात करनी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से द्विवेदी युग, या तो इसी को आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, है ना।
द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली। द्विवेदी युग जो है संस्मरण युग के उसमें दूसरा काल या दूसरा दौर कहा जा सकता है संस्मरण साहित्य के लिए, और इसको हम आधुनिक काल का वैसे भी दूसरा दौर या दूसरा युग कहते हैं। तो देखिए इस समय क्या है, इस समय क्या है, भारतेंदु युग की तुलना में द्विवेदी युग की संस्मरण साहित्य अधिक समृद्ध और वैविध्यपूर्ण है। मतलब जहां शुरुआती समय में जो संस्मरण लिखे गए वो ऐतिहासिक पात्रों के ऊपर लिखे गए, भारतेंदु युग में हमें ये देखने को मिलता है। जो मर चुके हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं उनके ऊपर लिखे गए, मतलब जो फेमस लोग हैं उनके ऊपर संस्मरण लिखे गए। लेकिन जो द्विवेदी युग है इसमें हमें वैविध्य देखने को मिल रहा है, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। मतलब इन्होंने बहुत सारे चीजों को टॉपिक बना करके, विषय बना करके संस्मरण लिखे हैं। देखिए क्या क्या मतलब हमें देखने को मिलता है। इस युग का प्रतिनिधि संस्मरण साहित्य पुस्तकाकार प्रकाशित न होकर सरस्वती, मतलब इस युग में पहले क्या थे, संस्मरण जो थे ना, पहले संस्मरण जो थे किताबों के तौर में लिखे जाते थे। भारतेंदु युग में जैसे संस्मरण कोई लिख रहा है तो एक किताब ही पब्लिश होगी उसके लिए। लेकिन द्विवेदी युग में जो संस्मरण है वह किताबों में पब्लिश नहीं हो रहे, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहे हैं, दैनिक पत्रिका, मासिक पत्रिका में पब्लिश हो रहे हैं। जैसे कि सरस्वती में हो रहा है, समालोचक, इंदु, चांद, ये सब पत्रिकाओं के नाम है, तो इनमें पब्लिश हो रहा है। तो देखिए बदलाव में हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस युग में 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 संस्मरण इस युग में संस्मरण साहित्य में हमें विविधता देखने को मिलती है। साहित्य में विविधता विविधता और क्या दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन देखने को मिलता है। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन हुआ, संस्मरण का प्रकाशन। और विषयगत विषयगत विविधता तो मैंने पहले ही लिख दी। और इस युग में जो संस्मरण थे वो किताब के रूप में लिखे जाते थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ किताब 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 के किताब के किताब के रूप में, ठीक है। भारतेंदु युग में किताब के रूप में संस्मरण ग्रंथों को लिखा जाता था। इस समय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगा और जो इनकी विषय की डाइवर्सिटी थी उसको भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। और देखते हैं कि इसी युग में हमें जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और राम कुमार खेमका, जगत बिहारी सेठ, काशी प्रसाद जायसवाल, जगन्नाथ खन्ना, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग में संस्मरण साहित्य को समृद्ध किया। मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो गए, वही हो गए राजकुमार खेमला, जगत बिहारी सेठ, काशी प्रसाद जायसवाल और जगन्नाथ खन्ना और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, इन लोगों ने इस युग में संस्मरण को बहुत ही ज्यादा व्यापक किया, उसको समृद्ध करने का काम किया। काफी मात्रा में जो द्विवेदी युगीन संस्मरण है साहित्य प्रवासी भारतीयों द्वारा लिखा गया। देखिए भारतेंदु युग में जो संस्मरण लिखे गए, मैं बता दूं, भारतेंदु युग में जो संस्मरण लिखे गए वह देशी लोगों के द्वारा लिखे गए और देश के बारे में ही लिखे गए। लेकिन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय संस्मरण लिखे गए, जो लोग यहाँ से दूसरे देश जैसे कि अमेरिका, लंदन, ऐसी जगह चले गए थे पढ़ने के लिए, या अपना कारोबार ही उन लोगों ने वहां अपना स्टेबल कर लिया था, तो उन लोगों के द्वारा महावीर द्विवेदी युग में संस्मरण देखने को मिलते हैं। और उन्होंने पश्चिम संस्कृति और वहां की जो जो चीजें हैं उन सभी चीजों को उद्घाटित किया है संस्मरण में, और चीजों को बहुत ही व्यापक रूप में समझाने की कोशिश की। देखिए काफी मात्रा में द्विवेदी युगीन संस्मरण साहित्य भारतीय प्रवासी द्वारा लिखा गया है और उनका मुख्य लक्ष्य पाठक को पश्चिम के रीति रिवाजों तथा दार्शनिक स्थानों से परिचित कराना था। मतलब होता है ना कि पहले तो ये सब तो था नहीं कि कैमरा है, ईमेल कर दिया फोटो खींच के, ये सब तो पहले क्या था, पहले था कि हमने जो चीज देखी, जो अच्छा लगा हमने उसको लिख दिया और उसी के द्वारा से हमने लोगों को और
जनसंख्या तक हमने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। तो ये चीज हमें द्विवेदी युग में देखने को मिलती है, जो संस्मरण में एक योगदान के रूप में योगदान जिन्होंने किया संस्मरण साहित्य में, और विविधता हमें देखने को मिलती है। वहीं गांधी युग की जो बात की जा रही है, गांधी युग, गांधी युग, गांधी युग, तो गांधी युग में देखते हैं हमें गांधी युग में क्या देखने को मिलेगा। देखिए, इस युग में जो संस्मरण साहित्य पर्याप्त मात्रा में लिखा गया, मतलब सबसे ज्यादा या जितना लिखा जाना चाहिए था उस मात्रा में हमें गांधी युग में संस्मरण देखने को मिलता है। और जो सरस्वती है, ये सब पत्रिकाओं के नाम है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पत्रिकाएं, पत्रिकाएं, पत्रिकाएं हैं ये सब, ठीक है। तो इन पत्रिकाओं के नाम देख लीजिए आप एक बार। पहला हो गया सरस्वती, सरस्वती, पहला हो गया, पहला हो गया सरस्वती, दूसरा हो गया सुधा, सरस्वती, दूसरा हो गया सुधा, सरस्वती, सुधा, हाँ। और तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं हंस, विशाल भारत, हंस। चौथे नंबर पे हो गया विशाल भारत, विशाल, विशाल, विशाल भारत, विशाल भारत, विशाल भारत। और पांचवें नंबर पे हो गया, ये सभी पत्रिकाएं हैं जिनमें हमें संस्मरण देखने को मिलते हैं, विशाल भारत और माधुरी, हंस, माधुरी, हाँ माधुरी, ये पात्र, माधुरी। देखिए, ये जो पत्रिकाएं हैं इनमें संस्मरण जो है छपते थे, और इन्हीं के माध्यम से हमें संस्मरण के बारे में पता लगता था। देखिए गांधी युग में क्या है, इस युग में संस्मरण साहित्य पर्याप्त मात्रा में लिखा गया, जो सरस्वती, सुधा, माधुरी, हंस और विशाल भारत में प्रकाशित हुआ। कृपानाथ मिश्र और रामनारायण मिश्र, भगवान दीन दुबे और भगवान दीन दुबे और बनारसी दास चतुर्वेदी, मंगल शास्त्री और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, विनोद शंकर व्यास, रामकृष्ण दास संत, निहाल सिंह, रामेश्वर नेहरू और श्रीमन अग्रवाल आदि गांधी युग के प्रमुख संस्मरण रचनाकार है। देखिए कौन कौन से जो रचनाकार है इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको मैं लिखता हूं। और देखिए देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इस समय हमें संस्मरण कौन से देखने को मिलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले क्या थे, प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे द्रौपदी मुर्मू जो है अभी, क्या कहते हैं उसको, प्रधान, राष्ट्रपति, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी एक संस्मरण लिखा है जिसमें उन्होंने गांधी जी से रिलेटेड चीज लिखी है। वह क्या है, चंपारण, चंपारण में महात्मा, चंपारण, चंपारण में महात्मा, चंपारण में महात्मा, चंपारण में महात्मा गांधी शायद होगा, चंपारण में महात्मा, चंपारण में महात्मा गांधी, और चंपारण में महात्मा गांधी। और देखिए जो रेखा चित्र और संस्मरण में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम है उसको भी मैं बता देता हूं, पद्म सिंह शर्मा, पद्म सिंह शर्मा, इनका जो नाम है सबसे ज्यादा प्रमुख है रेखा चित्र और संस्मरण में। तो इस चीज को, इनका नाम तो बिल्कुल आप याद कर लीजिए, पद्म सिंह शर्मा। और एक और जो नाम है जो सबसे ज्यादा प्रमुख है इस क्षेत्र में, पद्म सिंह शर्मा ने कौन सी रचना लिखी है, इन्होंने लिखी है पद्म पराग, पद्म पराग से ही मतलब संस्मरण साहित्य का आरंभ माना जाता है, पद्म पराग, पद्म पराग, पद्म पराग। और श्री राम शर्मा कृत बोलती प्रतिमा, देखिए श्री राम शर्मा कृत, श्री राम शर्मा भी हैं जिन्होंने, श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा कृत बोलती, बोलती प्रतिमा, बोलती प्रतिमा, बोलती, बोलती प्रतिमा, बोलती प्रतिमा, बोलती प्रतिमा जो संस्मरण है वह हमें देखने को मिलता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति हैं
मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख रहा हूं मैं, तो आप समझ जाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नाम है रेखा चित्र और संस्मरण में है वह पद्म सिंह शर्मा का। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। और बोलती प्रतिमा लिखी और हमें देखने को मिलता है शिवनाथ काटजू रचित खोए फूल। मतलब हमें गांधी युग में संस्मरण जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जो मुख्य संस्मरण है एक और नाम है, इनको भी मैं लिख देता हूं। शिवनाथ काटजू का है, शिवनाथ काटजू, शिवनाथ, शिवनाथ, हाँ शिवनाथ काटजू, शिवनाथ, शिवनाथ, शिवनाथ काटजू, शिवनाथ, शिवनाथ काटजू का है। शिवनाथ काटजू ने क्या लिखा है? खोए फूल, खोए फूल, खोए, खोए फूल, खोए फूल, खोए फूल, इनकी मतलब प्रमुख संस्मरण ग्रंथों में ये जो गांधी युग में ये जो तीन नाम मैंने बताया आपको, एक दो तीन चार, चार नाम, ये मतलब चार में क्या, ये राजेंद्र प्रसाद का ज्यादा नहीं, ये तीन जो नाम है ये सबसे ज्यादा प्रमुख नाम है और ये संस्मरण में मतलब बहुत चर्चित नामों में से है। ठीक है, और जो गांधी युग है जैसे कि आपको पता ही है गांधी युग कब से कब तक माना जाता है। गांधी युग जो है 1915 से या 1918 से 1947 तक माना जाता है, तो ये पूरा समझ लीजिए। तो गांधी युग में हमें ये देखने को मिलता है। देखिए अब गांधी युग में जो संस्मरण लिखे गए उसकी विशेषताएं क्या थी, उस युग में कौन सी तरह के संस्मरण लिखे जा रहे हैं, तो हम देखते हैं। उल्लेखनीय है प्रसाद की कृति में महात्मा गांधी द्वारा सन 1920 से 1922 ईस्वी की अवधि में सत्याग्रह और असहयोग के विषय के लिए किए गए, मतलब जो उस समय चल रहे थे आंदोलन, जो उस समय की परिस्थितियां थी, जो चीजें लोगों ने अनुभव की थी, जो लेखकों को लगा कि हाँ ये चीजें विशेष है, उन्हीं सभी को आधार बना करके संस्मरण ग्रंथ देखने को मिलता है। हिंदी संस्मरणों के इतिहास में श्री राम शर्मा को पद्म सिंह शर्मा का उत्तराधिकारी माना जाता है। श्री राम शर्मा को पद्म सिंह शर्मा का क्या माना जाता है? उत्तराधिकारी। मतलब इन्होंने एक तरह से प्रारंभ किया इस विधा को, और इनके जो उत्तराधिकारी, मतलब एक तरह से उत्तराधिकारी कौन होता है? राजा होता है, उसका बेटा जो होता है उसका उत्तराधिकारी होता है। वैसे ही इनको जो है उत्तराधिकारी माना गया है इन संस्मरण में। ठीक है, इनका पद्म सिंह शर्मा का उत्तराधिकारी श्री राम शर्मा को माना जाता है। देखिए उनके पास विषय को शब्दों में जीवंत कर देने की वैसी ही क्षमता है तथा भाषा शैली में वैसा ही नुकीलापन है और प्रतिमा जैसा पद्म सिंह शर्मा में थी। बोलती प्रतिमा इनकी जो है बहुचर्चित एक तरह से रचना है, और शिवनाथ काटजू की जो खोए फूल है उसमें भी हमें देखने को मिलता है। देखिए हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित मालवीय मेमोरियल, जो इस युग में रचनाएं की गई, गांधी युग में इस समय जो रचनाएं की गई सबसे ज्यादा, मतलब वो जो स्वतंत्रता सेनानी या जो विख्यात लोग थे उन पे लिखा गया इस समय सबसे ज्यादा। जैसे कि हम देख सकते हैं मालवीय मेमोरियल वॉल्यूम निकाला गया इस समय पंडित सीताराम चतुर्वेदी द्वारा। मालवीय अभिनंदन ग्रंथ 1937 में लिखा गया। हरियोध जी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ 1936 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। सनाढ़ ब्राह्मण का, सनाढ़ ब्राह्मण का हरियोध अंक बाबूराव विष्णुराव पांडुरंग द्वारा संपादित हंस का प्रेमचंद। मतलब विशेष लोगों के ऊपर इस समय ग्रंथ लिखे गए। मैं यहाँ लिख देता हूँ विशेष, विशेष व्यक्तियों की, विशेष व्यक्तियों, विशेष व्यक्तियों को आधार बनाकर, को आधार, विशेष व्यक्तियों को आधार, विशेष व्यक्तियों को आधार बनाकर, आधार बनाकर, विशेष व्यक्तियों को आधार बनाकर इस वक्त, इस दौर में, इस दौर में, इस दौर में, इस दौर में संस्मरण लिखे गए। संस्मरण, संस्मरण, संस्मरण साहित्य रचा गया। संस्मरण साहित्य, संस्मरण साहित्य रचा गया। संस्मरण साहित्य रचा गया। तो ये हमें देखने को मिलता है कि जो संस्मरण साहित्य है इस दौर में इस चीज की प्रधानता रही। वहीं अब हम बात करेंगे
कि स्वतंत्रता के बाद जो रचनाएं लिखी गई इस दौर में, आप लोगों को देखिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? मैंने थोड़ा सा जिगजैग कर दिया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो स्वतंत्रता के बाद लिखा गया, इसको मैं थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, है ना? तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो स्वतंत्रता के बाद देखिए किस तरह के संस्मरण लिखे गए। देखिए, संस्मरण साहित्य का सबसे समृद्ध युग स्वतंत्रोत्तर युग है। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा समृद्ध युग माना गया है इसके लिए। समृद्ध, सबसे ज्यादा समृद्ध, सबसे ज्यादा समृद्ध युग, समृद्ध युग है सबसे ज्यादा संस्मरण के लिहाज से। संस्मरण साहित्य में मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो संस्मरण है शुरुआती दौर में सबसे कम देखने को मिलता है भारतेंदु युग में। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो विकास है द्विवेदी युग में ठीक ठाक हुआ। गांधी युग में जो इसका विकास है द्विवेदी युग से ज्यादा हुआ। और गांधी युग के बाद जो स्वतंत्रता के बाद का युग है उसमें जो संस्मरण है उसमें सबसे ज्यादा हुआ। मतलब इसका विकास जो है होता ही जा रहा है। इस क्रम में हम इसको देख रहे हैं और इसका विपुल साहित्य हमें देखने को मिलता है। विपुल का जो अर्थ होता है मतलब समृद्ध होता है, तो हमें देखने को मिलता है। और देखिए महादेवी वर्मा, हाँ एक नाम और जो मैं भूल रहा था, हाँ महादेवी वर्मा संस्मरण में अगर कभी भी महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी 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 वर्मा संस्मरण साहित्य में जो सबसे मुख्य नाम है वो देखिए, एक तो महादेवी वर्मा हो गया और एक जो मैंने पद्म सिंह शर्मा बताया था आपको पद्म सिंह शर्मा, एक ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक महादेवी वर्मा है ना? तो देखिए महादेवी वर्मा ने जो अपनी रचनाएं की हैं वह किस प्रकार की देखने को मिलती है। जैसा कि आपको पता है जो महादेवी वर्मा है वो छायावाद की कवि है, तो इन्होंने छायावाद के दौरान ही रचनाएं की होंगी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो हमें रचनाएं देखने को मिलती है उसमें हमें इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी? देखिए स्वतंत्रता के बाद हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है। संस्मरण साहित्य का सबसे समृद्ध युग स्वतंत्रता युग है। इस युग में न केवल पत्र पत्रिकाओं में ही विपुल मात्रा में बेहतरीन संस्मरण प्रकाशित हुए बल्कि पुस्तकाकार रचनाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुई। जो स्वतंत्रता के बाद संस्मरण लिखे गए वह पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित किए गए। इनके लिए स्पेशल तौर पे जो किताबें थी उस रूप में भी मतलब संस्मरणों को प्रकाशित किया गया और अभिनंदन ग्रंथों में भी सैकड़ों संस्मरण संकलित किए गए। अभिनंदन ग्रंथ मतलब कि कुछ विशेष विभूतियों के ऊपर जो जिनके बारे में लिखा गया ग्रंथ उनमें भी संस्मरणों को शामिल किया गया और उस रूप में भी संस्मरण हमें देखने को मिलते हैं। तो वैविध्य की दृष्टि से इस युग में संस्मरण साहित्य ने पूर्ववर्ती संस्मरण साहित्य को बहुत पीछे छोड़ दिया। हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा विपुल साहित्य है वह हमें स्वतंत्रता के बाद ही देखने को मिल रहा है। तो महादेवी वर्मा जो है इसमें एक बहुत ही बहुचर्चित नाम है। देखिए हम इनकी रचनाओं को देखते हैं कि महादेवी वर्मा ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं और इस युग को हम इतना मतलब विशेष क्यों कह रहे हैं। महादेवी वर्मा मैं यहाँ लिख देता हूं, महादेवी 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 वर्मा। और इनका जो संस्मरण ग्रंथ है, संस्मरण ग्रंथ कौन सा है? अतीत के चलचित्र, 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 अतीत के चलचित्र। दूसरा जो इनकी मतलब संस्मरणगत स्मृति की रेखाएं, देखिए इसमें कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो रेखा चित्र में भी आएंगी और इनको हम संस्मरण के अंतर्गत भी रखते हैं। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, तो इसके अंतर्गत भी आती है स्मृति की रेखाएं। और देखेंगे
पथ के साथी, पथ के साथी, पथ के, पथ के साथी, पथ के साथी। और देखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पथ के साथी। और मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार। और मेरा परिवार और है विष्णु प्रभा, मेरा परिवार। हाँ, देखिए, विष्णु प्रभाकर के कुछ शब्द, कुछ रेखाएं, हंसते निर्झर दहकती भट्टी। इस समय हमें दो रचनाकार और देखने को मिल रहे हैं, उनको भी मैं लिख देता हूँ। एक है विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, विष्णु, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। और विष्णु प्रभाकर की कौन सी रचना है? विष्णु प्रभाकर की जो रचना है, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, कुछ शब्द और कुछ रेखाएं, कुछ शब्द, कुछ शब्द, कुछ शब्द, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, इनकी रचना है। और जो हमें एक और रचनाकार है जिनके बारे में देखना है, विष्णु प्रभाकर कुछ, और इनकी एक और रचना है हंसते निर्झर दहकती भट्टी। हंसते निर्झर, इन्हीं की रचना है, हंसते निर्झर, हंसते निर्झर, हंसते निर्झर, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, दहकती, हंसते निर्झर दहकती भट्टी। तो देखिए, हमें जो संस्मरण है इस प्रकार देखने को मिलते हैं, और जो संस्मरण ग्रंथ है इसी प्रकार हमें स्वतंत्रता के बाद देखने को मिलते हैं। देखिए क्या है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह शिव पूजन सहाय, जो बड़े बड़े संस्मरणकार है जो इस युग में है, वह कौन कौन से हैं, इनको भी देख लेते हैं। राजा राधिका रमन प्रसाद, शिव पूजन सिंह सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी, उपेंद्रनाथ अश्क, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सौबती, कृष्णा सौबती आदि इस युग के अन्य महत्वपूर्ण और संस्मरणकार है, उल्लेखनीय रचनाकार है। देखिए, जो संस्मरण ग्रंथ होते हैं वह बहुत ही ज्यादा, मतलब व्यक्ति अनुभूति, मतलब व्यक्ति की अनुभूति को मांगता है। जो लेखक है उसके साथ उसका खुद का जुड़ाव होना चाहिए, तभी जाके संस्मरण जो साहित्य है वह अच्छा लिखा जा सकता है। तो हमने देखा कि कैसे संस्मरण साहित्य जो है चार कालखंडों में हमने इसको देखा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, गांधी युग और स्वतंत्रोत्तर युग। हमने देखा कि जो सबसे कम विकास है वह हमें भारतेंदु युग में देखने को मिलता है। इसमें दो तीन ही संस्मरणकार है जो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से भारतेंदु खुद है और एक बालमुकुंद गुप्त है। हमें ये दो रचनाएं देखने को मिलती है। उसके बाद 1900 से 1918 जो कि द्विवेदी युग के नाम से जाना है, इस युग में जो संस्मरण साहित्य में विविधता है पत्र पत्रिकाओं के आ जाने से बढ़ जाती है, और संस्मरण जो है पत्र पत्रिकाओं में छपने लगता है। इस युग में किताबों के रूप में संस्मरण छपते थे। और उसके बाद स्वतंत्रोत्तर युग में, जैसा कि गांधी युग में हमने देखा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पद्म सिंह शर्मा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्मरण में, श्री राम शर्मा इनके उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है, शिवनाथ काटजू, ये सब सभी संस्मरण लिखे। और हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संस्मरण है, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं और संस्मरणकार देखने को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं ने जो, मतलब संस्मरण में एक आंधी का काम किया, वह सरस्वती पत्रिका के आ जाने से है। सुधा, हंस, विशाल भारत और माधुरी, इन सभी पत्रिकाओं ने संस्मरण में बहुत ही ज्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो संस्मरण साहित्य हो या फिर रेखा चित्र या फिर गद्य की कोई भी विधा हो, उनमें हमें, उन सभी में हमें ये सभी पत्रिकाएं भी देखने को मिलेंगे, ये सभी रचनाकार भी देखने को मिलेंगे। और एक ही रचनाकार ने अनेक विधाओं में अपनी रचनाएं की हैं, तो एक ही रचनाकार के हम कई जगह नाम देखते हैं, तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना। और हम चीजों को देखिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीजों से हमें फैमिलियर होना चाहिए,
कि अच्छा, भारतेंदु युग में जो रचनाकार है वो हमें द्विवेदी युग में भी देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं हमें वो छायावाद में भी देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर को हम छायावाद में भी देख रहे हैं, उसके बाद भी देख रहे हैं। और जो शुक्ल जो है उनको हम देख रहे हैं द्विवेदी युग में भी है और छायावाद युग के बाद भी है। तो मतलब जो रचनाकार है वो हमें अनेक समय में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो रचना की प्रवृत्ति है वो बदलती गई और वह हमें हर प्रवृत्ति में देखने को मिलते हैं। तो आज हमने एक और विधा के बारे में जाना, पढ़ा और समझा, संस्मरण विधा को। और संस्मरण को देखिए किन किन नामों से जाना जाता है, सम्यक स्मरण और अनेक नामों से इसको जाना जाता है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, कभी भी संस्मरण पे कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। और संस्मरण के तो मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन इसको मैं बता नहीं पाया। तो इसको भी आप जान लीजिए कि संस्मरण में ना, संस्मरण है क्या चीज। संस्मरण यह विवरणात्मक होता है, मतलब विवरण होता है एक तरह से किसी चीज के बारे में। जब हम देते हैं विवरण देते हैं, एक तरह से ब्यौरा देते हैं, इस रूप में लिखा जाता है। और यह जो होता है लेखक की आत्मीयता से जुड़ा होता है। इसमें लेखक का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। लेखक जो है उसका व्यक्तित्व संस्मरण के माध्यम से उभर कर सामने आता है। तो मुझे आशा है आप लोगों को संस्मरण समझ में आया होगा, कई चीजें आपको नहीं पता लगी होंगी और आप लोगों ने समझा भी होगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए, जिससे मुझे अच्छा लगे और मैं और भी अच्छी मोटिवेशन वाली वीडियोस आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकूं। और सब्सक्राइब देखिए कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट जिस फॉर्म में मुझे लगेगा कि आपको ज्यादा अच्छा मिल सकता है, पीडीएफ में या व्हाइट बोर्ड पे, मैं उसमें लाने की कोशिश करूंगा। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस में ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, पीडीएफ में या व्हाइट बोर्ड पे, तो मैं उसी फॉर्म में कंटेंट को लाया करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और जब तक के लिए धन्यवाद।